नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सेक्शन 4 से 9 तक का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में एग्ज़ाम में पार्ट ए 2 मार्क्स के क्वेश्चन या पार्ट बी 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस पार्ट के मुख्य क्वेश्चन है पहला सेक्शन 4 से लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन न करने पर दंड के क्या प्रावधान है, या फिर लोक सेवक के कौन से कर्तव्य हैं जिनकी पालना करना आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 5, कोई अपराधी पूर्व में दोषित है और उसके पश्चात अपराध करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। थर्ड क्वेश्चन सेक्शन 7 का है किन व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन सेक्शन 8 का है इस अधिनियम के तहत अपराधों की उपधारणा प्रिज्यूम्पशन से आप क्या समझते हैं। आज हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं सेक्शन 4 से। धारा 4 में लोक सेवक के द्वारा कर्तव्यों की अपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय पब्लिक सर्वेंट। धारा 4 के अनुसार कोई भी लोक सेवक होते हुए इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है या अपने कर्तव्यों का जानबूझकर पालन नहीं करता है तो वह कम से कम 6 माह तक के कारावास तथा अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 4 में कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो इस अधिनियम के तहत नियम या उसके कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे इस अपेक्षा के लिए कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। स्टूडेंट्स, धारा 4 की मुख्य बात यह है कि यदि ऐसा लोक सेवक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है तो उसके विरुद्ध धारा 4 के तहत कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा लोक सेवक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी कास्ट का कोई व्यक्ति है और वो अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई होगी और पनिशेबल होगी। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 2 में ऐसे कौन से लोक सेवक के कर्तव्य हैं जिसकी पालना न करने पर इस धारा के तहत दंडनीय अपराध होगा। इन कर्तव्यों को 2016 के संशोधन के द्वारा 26 जनवरी 2016 को अंत्य स्थापित किया गया था। धारा 2 में लोक सेवक के उन कर्तव्यों को विहित किया गया है जिसकी पालना आवश्यक है। यदि 4 क्लोज 2 में इन कर्तव्यों की पालना लोक सेवक के द्वारा नहीं की जाती है तो वो दंडनीय होगा। सेक्शन 2 क्लोज ए में यह कर्तव्य है कि जब किसी पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को ऐसी शिकायत मौखिक रूप से दी गई है तो ऐसा पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी उसे लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध करने के पश्चात शिकायतकर्ता को शिकायत पढ़कर सुनाएगा, तत्पश्चात उस पर हस्ताक्षर करेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट ड्यूटीज सेक्शन 2 क्लोज बी कि इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या एफआईआर पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो वह उसे रजिस्टर करेगा। सेक्शन 2 सी में ऐसी शिकायत या प्रथम सूचना प्रतिवेदन रजिस्टर्ड करने के बाद उसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। 2 क्लोज डी में यह कर्तव्य है कि पीड़ित और साक्ष्यों के कथन को पुलिस अधिकारी अभिलिखित करेगा। टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट
ऑफ द विक्टिम्स एंड विटनेस। पुलिस थाने का भाषांत अधिकारी पीड़ित के या उपस्थित कोई साक्ष्यों के बयान को अभिलिखित करेगा। उसी प्रकार सेक्शन 2E में ड्यूटीज है कि पुलिस अधिकारी मामले का अन्वेषण करेगा तथा अन्वेषण करने के पश्चात विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय में चार्जशीट 60 दिन के भीतर फाइल की जाएगी। यानी बिना किसी विलंब के अपराध कारित होने के पश्चात 60 दिन के भीतर स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र यानी चार्जशीट फाइल की जाएगी। और 2F में यह कर्तव्य विहित है कि शिकायतकर्ता या पीड़ित या साक्ष्यों के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर उन दस्तावेज़ों को ट्रांसलेट करने का अनुरोध किया जाता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर यानी तैयार करेगा, विरचित यानी फ्रेम्ड करेगा या उसका ट्रांसलेट करेगा। अंतिम कर्तव्य सेक्शन 2G के अनुसार कि अन्य कोई कर्तव्य जो इस अधिनियम के नियमों के तहत विनिर्दिष्ट किया जाए उसका भी वे पुलिस अधिकारी पालन करेगा। विद्यार्थियों, सेक्शन 4 क्लोज 2 के अंदर जो कर्तव्य विहित किए गए हैं, यदि कोई लोक सेवक इन कर्तव्यों की पालना करने में असफल रहता है तो उसे धारा 4 के तहत कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष की कारावास से दंडित किया जाएगा। ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध आरोप प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर ही अभिलिखित किए जाएंगे। यानी उस लोक सेवक पर कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए आरोप विरचित संबंधित विभागीय कार्रवाई यानी प्रशासनिक जांच की कार्रवाई की सिफारिश के पश्चात ही अभिलिखित किए जाएंगे। और ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध धारा 4 के तहत किए गए अपराधों का संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। सामान्य शब्दों में लोक सेवक के द्वारा कर्तव्यों की अपेक्षा के लिए किए गए अपराधों का मामला सीधे विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय में दायर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 5 धारा 5 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो इस चैप्टर के तहत पूर्व में अपराध कारित करता है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है, तत्पश्चात इस अधिनियम या इस अध्याय के तहत पुनः पश्चातवर्ती अपराध करता है और उसे दोषी ठहराया जाता है, तो उसे कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास और अधिकतम संबंधित अपराध के दंड से दंडित किया जाएगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 7 सेक्शन 7 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन। धारा 7 में कुछ व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान किया गया है। 7 क्लोज 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को इस अध्याय के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तब विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंड के अतिरिक्त ये आदेश दे सकता है कि ऐसी कोई संपत्ति चाहे चल हो या अचल हो या दोनों हो, मूवेबल और इमूवेबल और बोथ, जिस संपत्ति का प्रयोग इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया गया है, ऐसी संपत्ति को जब्त करने का न्यायालय आदेश दे सकता है और ऐसी संपत्ति सरकार को जब्त मानी जाएगी। उसी प्रकार धारा 7 क्लोज 2 में यह प्रावधान है कि जब कभी किसी अभियुक्त को इस अध्याय के अधीन सिद्ध दोष ठहराया जाता है, न्यायालय आवश्यक समझता है, तो उसकी मूवेबल और इमूवेबल या दोनों प्रॉपर्टी को यदि उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और दंड के साथ में जुर्माने का भी दंड दिया जाता है, तो न्यायालय आवश्यक और उचित समझता है तो उस जुर्माने की रकम को चुकाने के लिए चल अचल या दोनों प्रकार में से किसी संपत्ति को
जब्त करने के प्रावधान दे सकता है ताकि उस जुर्माने की राशि की वसूली हो सके। विद्यार्थियों, धारा 7 में किसी अपराधी की संपत्ति को 2 परिस्थितियों में फॉरफिट किया जाएगा। पहला, यदि अभियुक्त ने उस संपत्ति को ST/SC के विरुद्ध अपराध करने के लिए यूज किया है तो उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और दूसरा, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराए जाने के साथ यदि कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया है तो उस जुर्माने की रकम को चुकाने के लिए, यानी जुर्माने की रकम की वसूली के लिए न्यायालय ऐसी संपत्ति को कुर्क करेगा और उसको जब्त करेगा। अब हम अगली धारा 8 का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपराधों के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रिजम्पशन एंड टू ऑफेंस, सेक्शन 8। किसी अपराध के बारे में उपधारणा से क्या तात्पर्य है? जब न्यायालय किसी व्यक्ति के पक्ष में उस अपराध किए जाने की उपधारणा करता है, प्रिजम्पशन करता है, तो सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी पर चला जाता है, यानी उसे साबित करने का भार विपक्षी पक्षकार पर चला जाता है, उसे ही साक्ष्य के तौर पर सिद्ध करना होता है। उपधारणा के प्रावधान इस अधिनियम की धारा 8 में किए गए हैं। 8 क्लोज ए में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए कोई वित्तीय सहायता की है, यानी फाइनेंशियल एड दी है किसी व्यक्ति ने, तो विशेष न्यायालय जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाता है, इस बात की उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति ने संबंधित अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया है। अर्थात सेक्शन 8 क्लोज ए में शैल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपराध को करने के लिए वित्तीय सहायता दी है तो विशेष न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि जिस व्यक्ति ने वित्तीय सहायता दी है उस व्यक्ति ने उस अपराध को करने के लिए उकसाया है, इस बात की न्यायालय उपधारणा करेगा। ठीक उसी प्रकार सेक्शन 8 क्लोज बी में कि किसी ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह है और ये साबित हो जाता है कि वो किसी ज़मीन के या ज़मीन से संबंधित अन्य किसी विवाद के लिए ऐसा समूह इकट्ठा हुआ है, तो न्यायालय इस बात की उपधारणा करेगा कि उन सब व्यक्तियों ने सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अपराध किया है। अर्थात सामान्य शब्दों में 8 क्लोज बी में यह उपधारणा की गई है कि एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सबके सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन और सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने के उद्देश्य से सब व्यक्तियों ने मिलकर के कोई अपराध किया है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि IPC की धारा 34 और सेक्शन 149 के तहत अपराध माना जाएगा। उसी प्रकार सेक्शन 8 क्लोज सी, जिसे 26 जनवरी 2016 को जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति और उसके फैमिली को व्यक्तिगत रूप से जानता था, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं हो जाए कि अभियुक्त व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की जाति और उसके जनजाति से परिचित था। अर्थात कोई भी व्यक्ति SC या ST के व्यक्ति या उसके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता है, तो न्यायालय उपधारणा करेगी कि वो उसकी जाति को भी जानता है और इस अधिनियम के तहत अपराध की उपधारणा की जाएगी। विद्यार्थियों, सेक्शन 8 में 3 प्रकार की उपधारणाओं के प्रावधान किए गए हैं। 8 क्लोज ए में है कि अगर उसने किसी अभियुक्त को वित्तीय सहायता दी है तो उस अपराध के दुष्प्रेरण की उपधारणा की जाएगी। सेक्शन 8 क्लोज बी में एक से अधिक व्यक्तियों ने सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य से अपराध किया है तो उस अपराध को करने की उपधारणा की जाएगी। और सेक्शन 8 क्लोज सी में है कि
यदि वह व्यक्ति उसको जानता था तो उसके जाति से परिचित होने की उपधारणा की जाएगी। यदि सेक्शन 8 में ऐसी उपधारणा न्यायालय कर लेता है तो सबूत का भार अभियुक्त व्यक्ति पर आएगा। वो यह न्यायालय में सिद्ध करेगा कि मैंने वित्तीय सहायता नहीं की है या फिर मैं उसकी जाति और कुटुंब को नहीं जानता हूँ। यानी सबूत का भार पीड़ित व्यक्ति पर न होकर के अभियुक्त व्यक्ति पर आएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 4 में प्रिज्यूम्पशन के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 में 3 प्रकार की उपधारणा है। मे प्रिज्यूम यानी उपधारणा कर सकेगा, शैल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा और कंक्लूसिव प्रूफ निश्चयात्मक सबूत। लास्ट सेक्शन 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार यदि आवश्यक और उचित समझती है तो गजट नोटिफाई करके इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, अरेस्ट, गिरफ्तारी और प्रोसिक्यूशन अभियोजन संबंधी शक्तियों को किसी अपराध के निवारण या अपराध से निपटने के लिए पुलिस अधिकारी की ऐसी समस्त शक्तियाँ किसी अन्य अधिकारी को प्रदान कर सकती है, प्रावधान किया गया है। अर्थात धारा 9 में राज्य सरकार पुलिस अधिकारी को अपराधों के अन्वेषण, गिरफ्तारी और अभियोजन संबंधी शक्तियाँ किसी अन्य अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके प्रदान कर सकती है। थैंक यू। आज के व्याख्यान में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।